गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति भी पढ़ लिया है। दूसरा चैप्टर था हमारा बहुपद, वो भी हमने पढ़ लिया है। बहुपद का लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बीजीय सर्व समीकरण नंबर 3। तो वो था हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बात करें आज की, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जो कि असल में थर्ड चैप्टर है, पर इसका नाम है RM06, मतलब कि सिक्स्थ चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये आपकी बुक के सिक्स चैप्टर से मिलता जुलता है। आपका जो सिक्स चैप्टर है, रेखा और कोण या सर्वांग समता, या जो हम आपके पास थे चतुर्भुज वगैरह के जो भी चैप्टर है, उसमें आपको इस चैप्टर की काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं रेखाओं और कोण में, वो हम पढ़ेंगे भुजाओं और कोण के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि भुजा, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता भी होगा कि बहुत सारी आकृतियों की बहुत सारी भुजाएं होती हैं, लेकिन असल में ये भुजा खुद क्या होती है? हमें ये तो पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। हमें ये पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, आयत में चार भुजाएं हैं, वर्ग में चार भुजाएं हैं। पर ये भुजा है क्या, उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, जो कि है भुजा। तो भुजा क्या है? किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। भुजा क्या है? भुजा एक आकृति में एक रेखाखंड होता है जो किसी दो शीर्षों को जोड़ता है। यहाँ पर हमें जो है वो दो शब्द नए निकल के आए। पहला शब्द आया रेखाखंड और दूसरा शब्द आया शीर्ष। ठीक है, तो पहले इनको हम सीखेंगे। जब हमें एक बार शीर्ष और रेखाखंड का पता लग गया, तो हम भुजा को भी परिभाषित करना सीख जाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दें। हम नए साल का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस चैप्टर के आप नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे कोण में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसलिए इसके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत अगर आएगी भी, तो नोट्स आप अपने उसी वक्त देख करके आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको कंटिन्यू। पहला शब्द हमने देखा रेखाखंड। तो रेखाखंड जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द इसमें है रेखा और दूसरा शब्द इसमें है खंड। इसका अर्थ होता है रेखा का एक टुकड़ा। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, तो रेखा खंड का मतलब हुआ कि बड़ी सी कोई अगर रेखा है, अगर लंबी सी कोई लाइन है, ये देखो यहां से यहां तक की अगर कोई लाइन जा रही है और मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा लूं यहां से यहां तक का, तो ये जो काले रंग की चीज है, इसको मैं कहूंगी कि ये मेरा एक रेखा खंड है, रेखा का टुकड़ा। ठीक है, जो रेखा खंड हुआ इसका टुकड़ा। अब बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? तो देखो, जब हमने रेखा खंड को उठाया, यहां पर मैंने इसको लिखा ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो इस रेखाखंड के पास जो है वो दो शीर्ष हैं। शीर्ष मतलब बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि ये रेखाखंड यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ। क्योंकि ये एक सिर्फ टुकड़ा है छोटा सा, तो हमें दिख रहा है कि यहां से ये शुरू होगा, यहां पे ये खत्म होगा। इससे ज्यादा ना ये बढ़ सकता ना ये घट सकता, तो इन्हीं को कहा जाता है शीर्ष। ये जो कोने कोने पर किसी भी रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको शीर्ष और रेखाखंड समझ आ चुका है तो वाई टाइप करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। रेखाखंड मतलब रेखा का छोटा सा टुकड़ा, और शीर्ष मतलब जो उसके इधर उधर दो बिंदु हमें नजर आ रहे होते हैं, वो होते हैं उसके शीर्ष। ठीक है, अभी अंशुका ने कहा है repeat, तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं भुजा के बारे में कि भुजा क्या होती है। तो भुजा को सीखने से पहले जब हमने भुजा की परिभाषा पढ़ी, तो हमने देखा कि दो नए शब्द निकल कर आ रहे हैं। पहला शब्द आया रेखाखंड। देखो, भुजा की अगर परिभाषा पढ़ूं, तो किसी आकृति में भुजा वह रेखा खंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। तो मैंने देखा पहला शब्द तो यहाँ पे कुछ रेखा खंड टाइप आ रहा है और दूसरा आ रहा है शीर्ष। तो क्यों ना पहले ये पता किया जाए कि रेखा खंड क्या होता है और शीर्ष क्या होता है। तो हमने देखा कि रेखा
खंड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है रेखा, दूसरा शब्द है खंड। रेखा तो सबको पता ही है, रेखा एक लंबी सी लाइन कह दो, और खंड कह दिया हमने कि खंड होता है टुकड़ा। तो जब मैंने इस बड़ी सी लाइन का, मान लो इसका नाम है ए बी, इस ए बी लाइन का जब मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट करके उठा के यहां रख दिया तो ये मेरा रेखा खंड बन गया। ए बी जो है वो एक रेखा है, ए बी खुद क्या है, रेखा है, पर अगर मैं इसको नाम दे दूं पी क्यू तो पी क्यू हो जाएगा रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा। किसका टुकड़ा, तो इस ए बी रेखा का टुकड़ा। अभी बताएं, रेखाखंड आपको समझ आ गया, सिर्फ रेखाखंड। हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन बच्चों को रेखा खंड समझ आ चुका है वो वाई टाइप करेंगे, किसी को डाउट है तो पूछेंगे, सिर्फ रेखाखंड। ठीक है, अभी समझ आ गया आपको, ठीक है, ओके। तो इसको मिटा देती हूँ मैं, अभी रेखाखंड को मैंने फिर से कहें बेटा, मैम फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर समझते, देखो रेखाखंड जो हमारे पास एक यहाँ पर शब्द है, इसका मतलब है ये दो चीजों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है रेखा, दूसरा शब्द है खंड। ए भी एक रेखा है, यहां से लेकर के यहां तक ए भी एक रेखा है। मैंने क्या किया, इस लंबी सी रेखा का छोटा सा टुकड़ा काटा, छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां तक का छोटा सा टुकड़ा काटा, नाम दे दिया पी क्यू। इस पी क्यू को उठा करके मैंने यहां लिख दिया है, तो हम कहेंगे पी क्यू एक रेखा खंड है। ए बी है लाइन, ए बी है पूरी की पूरी रेखा, पर उस रेखा का टुकड़ा कौन है, तो पी क्यू है, तो उसी टुकड़े को कहा जाता है रेखा खंड। अभी बताएं, अभी कोई डाउट, प्रिंस बेटा अभी कोई डाउट है? नो, चलो तो अब इसको मिटाते हैं। रेखाखंड हमने सीख लिया, अब देखते हैं शीर्ष। तो अभी अभी हमने देखा कि रेखाखंड जो था उसके पास दो बिंदु थे, क्योंकि हमें पता है वो एक रेखा का टुकड़ा है। तो अगर वो यहां से शुरू हो रहा है तो यहां पर वो खत्म अगर हो रहा है तो इतना ही रहेगा, क्योंकि वो टुकड़ा है, हमने उसको यहां से यहां तक का ही काटा है। तो इस रेखाखंड के इर्द गिर्द जो ये दो बिंदु हैं, काले रंग के आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं शीर्ष। बस सिंपल है, इतना ही। शीर्ष क्या है, रेखाखंड के शुरू में और अंत में जो दो बिंदु नजर आए उनको हमने नाम दे दिया शीर्ष का, एक ये और दूसरा ये। तो अभी बताए शीर्ष में किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको शीर्ष समझ आ गया तो वाई टाइप कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो रेखाखंड हमने सीख लिया, रेखा का टुकड़ा, शीर्ष हमने सीख लिया, जो इर्द गिर्द उसके बिंदु होते हैं। अब आते हैं भुजा पर, क्योंकि अब हमने रेखाखंड और शीर्ष के बारे में जान लिया है। तो भुजा क्या है, देखो यहां पर है ये रेखाखंड है, पहला रेखाखंड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चार यहाँ पर क्या है, रेखाखंड है। इन रेखाखंड के पास शीर्ष भी है, इसके पास ये शीर्ष और ये शीर्ष है ना। और आगे देखते हैं तो इसके पास भी देखो, एक तो ये शीर्ष और दूसरा ये शीर्ष, और यहाँ पर देखें तो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, और आखिरी में देखें तो एक शीर्ष ये और एक शीर्ष ये यहाँ पर शीर्ष थे। तो भुजा वही रेखाखंड होगा जो दो शीर्षों को जोड़ता है। जब ये शीर्ष अलग अलग थे तब हमने कहा कि ये मात्र एक रेखाखंड है, रेखाखंड एक, रेखाखंड दो, रेखाखंड तीन, रेखाखंड चार। पर जब ये रेखाखंडों ने इन शीर्ष को मिला दिया, ये वाला शीर्ष इस शीर्ष से मिल गया, इनको हमने आपस में मिला दिया, तो ऐसे ये बन गया। ठीक है, जब मैंने इस नीले वाले को लाल वाले शीर्ष से मिलाया तो ऐसा ये बन गया। तो बस वही कहा गया है कि जब रेखाखंड एक दूसरे के शीर्षों को जोड़ते चले जाएंगे तो वो भुजा बनती चली जाएगी। तो भुजा क्या है, भुजा एक रेखाखंड है जो शीर्षों को जोड़ता जाता है। जब कोई रेखाखंड शीर्षों को जोड़ेगा तो हम कहेंगे कि वो भुजा बन चुका है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, पर हमें क्योंकि शीर्ष रेखाखंड में कंफ्यूजन था इसलिए हम इसको नहीं समझ पा रहे थे, पर अभी हमने सीख लिया। अभी बताएं भुजा में किसी को कोई दिक्कत? भुजा कुछ नहीं है, एक रेखाखंड है जो शीर्षों को जोड़ता जा रहा है, बस इतना ही। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो, तो देखो हमने इन्हें भुजा क्यों नहीं कहा, ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं तीन चार, इनको हमने भुजा क्यों नहीं कहा?
इनको हम भुजा कह रहे हैं, पर इनको हम भुजा क्यों नहीं कह रहे? सोचिए और बताइए। इसका उत्तर जो है वो परिभाषा में ही छिपा हुआ है, क्योंकि भुजा क्या है? एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्षों को जोड़ता है। पर क्या यहाँ पे शीर्ष जुड़े हैं? यस और नो? नो मैम। नहीं जुड़े हैं। तो जब तक शीर्ष नहीं जुड़ेंगे, क्या तब तक हम रेखाखंड को भुजा का नाम दे सकते हैं? नो मैम। नहीं, क्योंकि जब तक ये बिंदु, ये जो शीर्ष हमें दिख रहे हैं, जब तक ये आपस में जुड़ नहीं जाते, तब तक हम रेखाखंड को भुजा नहीं कहेंगे। भुजा वही होता है जो इन शीर्षों को जोड़ता है। यहाँ पर ये चारों रेखाखंड थे, पर जैसे ही इन रेखाखंडों ने शीर्षों को आपस में जोड़ दिया, तो हमने इनको कहा कि अब तुम सब भुजा बन चुके हो। ठीक है, जब तक शीर्ष दूर दूर थे, हमने कहा रेखाखंड है साधारण से, पर जैसे ही इन्होंने खुद को जोड़ दिया तो वो भुजा बन गई। तो बस यही था भुजा की परिभाषा के बारे में। बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में जानते हैं। तो भुजा के बारे में इतना ही था कि जहां पे शीर्षों को जो जोड़ता चला जाएगा और उस रेखाखंड को हम भुजा कहते चले जाएंगे। ठीक है, इस लाइन ने इस रेखा के शीर्ष को जोड़ा, फिर इस रेखा के शीर्ष को जोड़ा, फिर इस रेखा के शीर्षों को जोड़ा, तो हम कहेंगे ये सभी अब भुजाएं बन चुकी है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या है? जब दो रेखाएं, रेखाखंड या फिर किरण, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दो चीजें लिखी है, रेखाखंड और किरण, तो ये अलग अलग होती है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना सीख लें कि जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने पर ही कोण का निर्माण होता है। ये देखो, इसको बताओ, ये इसको आप क्या कहोगे? क्या ये भुजा है? क्या ये दोनों, इनको हम भुजा कह सकते हैं? नो मैम। यस और नो? बाकी बच्चे भी नो बताएं। मैम। नहीं कह सकते, क्योंकि इनके शीर्ष नो अभी मैम। जुड़े हुए नहीं है, शीर्ष अभी दूर दूर है। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। तो क्या अब मैं इसको और इसको भुजा का नाम दे सकती हूं? यस, क्योंकि शीर्ष शीर्ष जुड़ गए हैं ना, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास यहाँ पे भुजा हो गई। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अब जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगी तभी आपका कोण बनेगा। यहाँ पर देखो, ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? कोण नहीं बनता। यहाँ पे कोण नहीं बनेगा क्योंकि रेखाएं दूर थी, लेकिन यहाँ पर कोण बनेगा क्योंकि रेखाएं आपस में जुड़ चुकी हैं। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो कोण का निर्माण हुआ। कब कोण का निर्माण होगा? जहां पर भी दो रेखाएं आपस में जुड़ गई, उनके शीर्ष मिल गए, बस वहीं पे कोण बन जाएगा। फिर चाहे वो ऐसी क्यों ना जुड़े, इतनी पास जुड़े, या फिर चाहे वो इतनी दूर क्यों ना जुड़े, तब भी हम कहेंगे कि कोण का निर्माण जो है वो होगा। ठीक है, जिससे मैं इसको फिर से बनाती हूं। हमने कहा दो रेखाएं, तो मान लीजिए पहली रेखा यहां से इस तरह से आई और दूसरी रेखा जो है वो इस तरह से जा रही है। ठीक है, मिनट, ऐसे को गई, तो यहां पर भी कोण बनेगा। एक रेखा ऐसे को आ रही है और दूसरी रेखा जो है वो ऐसे को जा रही है, तो हम कहेंगे यहां पर भी एक कोण बनेगा। ठीक है, और अगर कोई रेखा आपकी जा रही है ऐसे को और ऐसे को, तो हम कहेंगे यहां पर भी कोण बनेगा ही बनेगा। एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। तो अगर आपको कोण समझ आ चुका है तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। जहां पे भी दो रेखाएं मिलेंगी कोण बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और कोणों के बारे में। तो देखो, यहां पर कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं, फटाफट से गिनिए और मुझे बताइए। मैम 4। चार भुजा है और चार ही कोण। यहां कौन? से हमने था कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी होते हैं। ठीक है, किसी आकृति में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें कोण भी बनेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं कोणों के निरूपण की। निरूपण मतलब कि किसी कोण को हमने किस नाम से पुकारना है, कैसे पुकारना है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि देखो जब आप अपने क्वेश्चन पढ़ोगे मैथ की किताब में, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि एंगल ओ या एंगल बी। आपको हमेशा इतने बड़े बड़े नाम जो है वो लिखे हुए दिए जाते हैं। तो इसलिए ये सीखना जरूरी है कि कोणों को कैसे कहा जाता है, उनका नाम कैसे लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात
तो मुझे ये बताओ कि इस कोण का शीर्ष कहाँ है। ध्यान दीजिए, शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर दो भुजाएं आकर के मिलती हैं। तो बताइए शीर्ष कहाँ है, कौन से बिंदु पे है? मेमो। वेरी गुड। और भुजाएं कौन कौन सी है, उन भुजाओं का भी एक बार अगर आप नाम बता पाए तो। मैम BOAO। ठीक है, पहली भुजा है BO, दूसरी भुजा है AO। बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखो, एक जो भुजा है वो यहां से, एक रेखाखंड यहां से आया, एक रेखाखंड यहां से आया, दोनों के शीर्ष मिल गए। और जब दोनों के शीर्ष मिल गए तो हम कहते हैं कि अब ये रेखाखंड नहीं, बल्कि अब तो ये क्या बन चुके हैं, अब ये भुजाएं बन चुकी है। तो कहां पर, किस बिंदु पे आके मिली? O बिंदु पे आके मिली। तो हम कहेंगे O बिंदु जो है वो इन भुजाओं का शीर्ष है। तो और जो हमारा कोण बन रहा है वो AO और BO से बन रहा है। देखो, कोण जो हमारा बना वो AO और BO भुजा से बना। तो जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं, जहां पर भुजाओं का शीर्ष होता है, वहीं पे कोण का भी शीर्ष होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल O का शीर्ष कहाँ है, तो आप कहेंगे O बिंदु पर इस एंगल का, इस कोण का शीर्ष है। अब इसका नाम पढ़ते हैं। तो जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि किस बिंदु पे कोण बन रहा है, O बिंदु पे कोण बन रहा है, तो आपने ध्यान रखना है कि उसको हमेशा ही बीच में रखना होता है। कैसे इसका नाम पढ़ेंगे? सबसे पहले तो कोण का सिंबल लगा दो और इसको यहां से शुरू करो, यहां से चलते चलते यहां को आओ। पहला नाम इसका हो जाएगा AOB, और दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा, यहां से वापस ऊपर की तरफ को ऐसे को जाओ, BOA। शर्त क्या थी? शर्त बस इतनी सी थी कि जिस बिंदु पर भी आपका जो कोण बन रहा है उसको बिल्कुल बीचों बीच रखना है। ठीक है, तो ये इसका नाम यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है। अभी बताएं, इसके नाम में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछे। जिस बिंदु पे कोण नो बनता मैम। है बिल्कुल बीच में, और जो ये है ये उसके इधर उधर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अभी थोड़े से और क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे मैं सवाल पूछने वाली हूं। और यहाँ पर कुछ कोण बने। पहला नीले रंग का, दूसरा है हरे रंग का, और तीसरा जो कोण है वो है मान लीजिए ब्लैक कलर का। ठीक है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं। अभी अभी हमने सीखा जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं X Y Z, तो आप मुझे बताइए कोण या फिर एंगल YZX कौन से रंग का कोण है? YZX किस कलर वाले कोण को आप नाम दोगे YZX कोण का? मैम ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। नहीं बेटा, किसी एक ही कोण का नाम होगा YZX। ठीक है, जैसे देखो, चलो फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहां पर इस कोण का नाम था AOB। O बिंदु पे कोण बन रहा था तो उसको हम बीच में रखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल O की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया एंगल AOB। तो वैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि अगर कोण का नाम है मैम जेड। मैम ब्लैक ब्लैक। YZX, ठीक है, तो हम किस वाले कोण को, किस वाले कोण का नाम है ये? काले काले रंग वाले कोण का। ठीक है, सभी को समझ आया? बताएं जरा कैसे मुझे पता लगा ये ब्लैक वाले कोण का नाम है? क्योंकि मैंने क्या कहा, जिस बिंदु पे कोण बन रहा होगा वो बिंदु बीच में होगा। Z बीच में है तो इसका मतलब इस कोण की जो है वो बात हो रही है, क्योंकि यही कोण तो है जो Z पे बन रहा है, जो Z बिंदु पे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, किस कोण का नाम होगा ZXY? मैम एक्स ब्लू। ब्लू, नीले वाले का। ठीक है, जो नीले रंग का कोण है उसका नाम होगा ZXY। क्यों? क्योंकि X बीच में लिखा गया है। जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बीच में लिखा जाता है, तो मतलब X मैंने बीच में लिखा तो मींस इस कोण की जो है वो बात हो रही है। अगर मैं आपको पूछूं
किस कोण का नाम होगा वाई एक्स जेड? ब्लू। वाई एक्स जेड, ठीक है। इस बार भी किसका? नीले वाले का, क्योंकि एक ही कोण के दो नाम हो सकते हैं, ठीक है। हम अब चाहे इसको ऐसे बोलो, वाई एक्स जेड बोलो या जेड एक्स वाई बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो अब बताइए किस कोण का नाम होगा एक्स वाई जेड? मैम ग्रीन। ग्रीन, हरे वाले कोण का, ठीक है। हरे रंग वाले कोण का नाम होगा एक्स वाई जेड। तो बस यही था, जिसमें हम जो है वो नाम लिखना कैसे है, मतलब अगर नाम दिया हो तो कैसे पहचानना है, एक हमने ये सीखा। अभी हम करते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा और सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, आपको नाम लिख के बताया, आपने बताया किस रंग का कोण है। अब क्या करेंगे, तो आप मुझे नाम लिखकर बताएंगे। मैं पूछूं अगर ब्लू, नीले वाले कोण का नाम क्या है, तो बताइए। मैम बी। हाँ, पूरा नाम बताओ। एंगल भी तो है, लेकिन पूरा नाम क्या होगा इसका? मैम ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी, या फिर और क्या नाम हो सकता है इसका? मैम सी बी ए। सी बी ए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बस इसका ध्यान रखना कि बी आपका बीच में हो, ए सी इधर उधर हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हरे कोण का नाम बताइए। हरे वाले कोण का जो यहां पर बन रहा है, मैम ए। पूरा नाम, जैसे ये एंगल बी मैम है ना, बी बी ए सी। ठीक है। इसका एक नाम हो गया बी ए सी, और दूसरा नाम सी ए बी। सी ए बी, ठीक है, सिंपल है। और काले वाले कोण का अगर मैं नाम पूछूं तो? सोचिए और बताइए। मैम सी ए बी। नहीं, काला वाला कोण किस बिंदु पे बन रहा है? सी मैम बिंदु। ए सी बी। एसीबी, एसीबी बोल सकते हैं, बीसीए बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस बिंदु पे कोण बन रहा हो वो बिल्कुल बीचों बीच आना सॉरी चाहिए। मैम। तो ये था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लिखते हैं। तो बस ये था कोणों के बारे में, कि कोणों का नाम जो है वो कैसे लिया जाता है, कैसे लिखा जाता है। नाम दिया हो, कोण कैसे पहचानेंगे, कोण दिया हो, नाम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और कोण के शीर्ष की बात करें तो वही है कि जहां पर भी कोण बनाने वाली भुजाएं मिल जाती हैं, जिस बिंदु पे कोण बनाने वाली भुजाएं मिल जाती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं कि ये कोण का शीर्ष है। सिंपल, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो ये था, देखो शीर्ष क्या है? शीर्ष है वो बिंदु जहां पर रेखाएं मिलती हैं। यहां से एक रेखा गई तो यहां पर देखो, और यहां से दूसरी दूसरी रेखा गई तो कहां पे ये मिली? तो इस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है? इसका शीर्ष है। ऐसे यहाँ पे कितने शीर्ष है, फटाफट से गिनिए और बताइए कितने शीर्ष आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैम सिक्स। और कितने कोण आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? मैम छह। और कितनी भुजाएं हैं? मैम सिक्स। सिक्स। जैसे हमने ये सीखा कि शीर्ष, कोण और भुजाओं की संख्या किसी भी आकृति में बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर भुजाएं 6 हैं तो शीर्ष भी 6 होंगे,
कोण भी 6 होंगे। अगर कोण 6 हैं तो भुजाएं भी 6 होंगी, शीर्ष भी 6 होंगे। तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जितनी भुजाएं उतने कोण उतने ही शीर्ष। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं सवाल। तो देखो आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आपने यहाँ पर गिन के मुझे बताना है कि कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। आप एक चीज का पता लगा लो, आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, या तो भुजा गिन लो या तो कोण गिन लो, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर ही तो होती है। फटाफट से बताएं कितनी भुजाएं कितने कोण। मैम सात भुजा तो 8 है। ठीक है, और चलो गिनते हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, और ये छठी भुजा, और ये सातवीं, और ये आठवीं। 8 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे? हम 8। 8। और शीर्ष भी कितने होंगे? हम 8। 8। तो हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। देखो गिन लेते हैं कोण फटाफट से। पहला कोण यहां बनेगा 1 2 3 4 5 6। 6 कोण तो बन गए। अब देखो ये भी तो एक शीर्ष है ना, यहाँ पे भी तो दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर भी तो दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जहां पर भी भुजाएं मिलती हैं कोण बनता ही बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 8 और 8 हमने कर लिया है। अब देखो यहाँ पर इसको गिनिए और फटाफट से अपना आंसर बताइए। कितने कोण, कितनी भुजाएं, कितने शीर्ष? अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अभी देखिए, अभी ध्यान से इसको देखिए और बताइए कितनी भुजा, कितने शीर्ष। मैम 10 भुजा है। ठीक है, देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, वेरी गुड। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। भुजा 10 है तो शीर्ष भी कितने होंगे? मैम 10। कोण भी कितने होंगे? मैम 10। 10। तो बस मैम ये हमारा 10। चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, 10 10 है सब में। तो अभी इसी पर आधारित थोड़े से सवाल कर लेते हैं। कोण और भुजा पर आधारित ही वो सवाल होंगे। तो चैट हो चुकी है अभी के लिए ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। आपको एक आकृति दी गई है, आपने बताना है इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं। अच्छे से गिन लीजिए। अगर आपको ये फिगर नहीं नजर आ रही होगी तो जूम कर लेना स्क्रीन को। ठीक है, अच्छे से गिन लेना, और इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, तो अभी पोल हो चुका है ओपन। सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर कर दें कि इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, हैंड रेज करते जाओ। जो जो आंसर देते जा रहे हैं हैंड रेज कर लो। प्रिंस, अंशुका, जया, समीर, ललित, नितिन, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर दें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सत्यम ने भी आंसर दे दिया है, कुशाल ने भी आंसर दे दिया है, अंशु जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 15 स्टूडेंट्स, सॉरी 14 बच्चे क्लास में हैं। 14 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें फटाफट से। गिनिए कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं, और आपने अपना उत्तर देना है पोल सेक्शन में। दीपा, अजय, कपिल, धीरज, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है,
चलो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जहां पे आपने अपना आंसर दिया था। 11 बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दिया करें। बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 भुजाएं हमें दिख मैम रही हैं। ए पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। तो 5 भुजाएं हैं। हमने कहा था जितनी भुजाएं उतने ही कोण भी होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाएं 5 कोण। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं एक और सवाल पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और सवाल आपके सामने आ चुका है। अच्छे से बच्चों भुजाओं को गिनिएगा। सॉरी, दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताओ। तो किसी भी चीज को गिन लो, कोण गिनने हैं कोण गिन लो, भुजा गिननी है भुजा गिन लो, दोनों के उत्तर सेम ही आते हैं। तो देखिए अपने हिसाब से और बताइए कि इस आकृति में कितने कोण बन सकते हैं। उतने ही जितनी इसकी भुजाएं हैं। तो गिन लीजिए, कोण गिनना चाहो कोण गिन लो, भुजा गिनना चाहो भुजा गिन लो, है ना। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर दें। सही गलत बात की बात है, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां हम सीखेंगे, है ना। गलतियां पकड़ी जाएंगी, गलतियां सुधरेंगी। तो इसलिए आंसर देने की कोशिश सभी करेंगे, ऐसा कोई ना करें कि आंसर ही ना दे, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 13 बच्चे। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आंसर कर लीजिए बच्चों। हाँ, आराम से गिन लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से गिन लो इसको और उसके बाद अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 13 बच्चे क्लास में हैं। तो 10 के बराबर 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर। मैम सी मैम ठीक है, देखते हैं। सी एक ये साइड है, पहले इसकी भुजाएं गिन लेते हैं। दूसरी ये भुजा है, तीसरी ये भुजा, ठीक है, 3 भुजाएं हो गई। चौथी ये भुजा, पांचवी ये और छठी ये भुजा, ठीक है। उसके बाद आगे गिनते हैं तो सातवीं ये वाली भुजा, आठवीं ये, नाइन्थ ये, 10, 11, 12। तो टोटल यहाँ पे 12 भुजाएं हैं। हमने कहा जितनी भुजाएं उतने ही कोण बनेंगे, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। कोण भी यहाँ पर कितने बनेंगे? 12 ही बनेंगे, क्योंकि भुजाएं 12 हैं। तो देख लेते हैं कोण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
दोबारा कोण यहाँ पर बन चुके हैं, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अभी के लिए चैट हो चुकी है, फिर से ऑफ करते हैं अपना एक और सवाल पोल सेक्शन में ही। दी गई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए कि कितने शीर्ष यहाँ पर है, वो आपने बताना है। बात वही है कि आप चाहे भुजा गिन लो चाहे कोण गिन लो, भुजा कोण शीर्ष तीनों एक बराबर के ही आते हैं। इसका अभी आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। शीर्षों की संख्या क्या है वो आपने बताना है। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चार बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो कितने शीर्ष हैं इसमें बताइए जरा। 5 5। ऑप्शन नंबर ए आंसर 5, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो शीर्ष भी 5 ही होंगे। चाहे तो चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो रेखाएं आपस में मिली। एक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी दो रेखाखंड मिल रहे हैं। एक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एक यहाँ पर भी रेखाएं मिल रही हैं और यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 शीर्ष यहाँ पर हुए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा भुजा, शीर्ष और कोणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु भी होते हैं दो तरह के, पहला है संरेख, दूसरा है असंरेख। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है संरेख, क्या होता है असंरेख। उससे पहले देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, कि मैंने यहाँ पे एक पेज है, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये सभी बिंदु हैं। ये क्या होते हैं, तो बस एक डॉट की तरह होते हैं, उनको हम कहते हैं बिंदु। और इसकी खासियत अगर देखें क्या क्या गुण इसमें है, तो इसमें गुण ये है कि ना तो इसकी लंबाई होती है, ना तो इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी ऊंचाई होती है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। ये बिंदु बस एक डॉट है। डॉट की ना तो कोई लंबाई होती, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये था बिंदु के बारे में और इसके गुण के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो संरेख बिंदु की डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। ये कह रहे हैं या तो 3, जैसे कि 1 2 3 बिंदु, या फिर 3 से अधिक, मतलब कि 4। मान लो ये 4। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर क्या हो, सीधी रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम कहेंगे संरेख बिंदु। या यूं कहें कि जब आप इन बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो एक सीधी रेखा जो है वो आनी चाहिए, तभी आप इनको संरेख बिंदु कहेंगे। इस बिंदु का नाम है ए बी सी डी। तो बताइए क्या यहाँ पर ए बी सी डी बिंदु संरेख है या नहीं। संरेख मतलब सीधी रेखा। संरेख का सीधा सा मतलब है सीधी रेखा। जब आप बिंदुओं को मिलाते चले जाओगे और आपको सभी बिंदुओं को मिलाने पर सीधी रेखा मिलती मिलती चली जाएगी, तो आप कहेंगे वो बिंदु संरेख बिंदु होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कि 3 या 3 से अधिक, दो बिंदुओं की बात यहाँ पे क्यों नहीं की? क्योंकि दो बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। देखते हैं आगे। ये 4 बिंदु थे यहाँ पर, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने इसको मिलाया मिलाया, एक सीधी रेखा मिल गई, तो हम कहेंगे संरेख बिंदु है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर परिभाषा में 3 और 3 से अधिक ही क्यों कहा गया? ऐसा क्यों नहीं कहा कि 2 या 2 से अधिक? क्योंकि दो बिंदु इस संसार में हमेशा ही संरेख होंगे। कैसे? अगर मैं एक बिंदु यहाँ पर बनाऊं, दूसरा बिंदु यहाँ पर बनाऊं और इनको मिलाऊं, तो क्या मुझे सीधी रेखा नहीं मिलेगी या मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी।
मिल रही है ना। अब वही मान लो मैंने इस बिंदु को एक यहां पर बना दिया, एक मैंने यहाँ पे बिंदु बना दिया, एक मैंने इसके बिल्कुल करीब यहाँ बिंदु बना दिया, तो भी मुझे क्या मिल रही है, तो भी मुझे सीधी रेखा मिल रही है। देखो यहाँ पे ऐसे मिलाने पर, ठीक है, एक बिंदु इस कोने पर, एक बिंदु के इधर जैसे इन दोनों को मिलाऊंगी तभी तो मुझे सीधी रेखा मिलेगी। तो इसलिए कहा गया है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पे स्थित हो तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। दो बिंदु क्यों नहीं कहा, क्योंकि दो बिंदु तो हमेशा ही संरेख होते हैं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये भी संरेख है सीधी लाइन, ये भी संरेख है सीधी लाइन, ये भी संरेख है सीधी लाइन। अब बात कर लेते हैं असंरेख बिंदु की, कि असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे स्थित नहीं होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कि वो असंरेख बिंदु है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा मैंने कुछ यहां पर ऐसे बना दिया। तो जब मैंने इनको जोड़ना चाहा, सभी बिंदुओं को जोड़ना, ऐसा नहीं कि तीन को जोड़ दिया बाकी को छोड़ दिया, सभी को जोड़ना, इसको इससे जोड़ा सीधी रेखा आ गई, इसको इससे जोड़ा सीधी रेखा आ गई। लेकिन इसको जोड़ने के लिए क्या हुआ, मुझे अपनी रेखा को मोड़ना पड़ गया। आई तो ये भी सीधी ही है लेकिन मुझे इसे मोड़ना पड़ गया, तो हम कहेंगे ये असंरेख बिंदु है। अगर एक और बिंदु मैं यहां पर बना दूं, ठीक है, तो इसको जोड़ू तो देखो ये और ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो हम कहेंगे कि ये कैसे बिंदु है। फटाफट से बताइए कैसे बिंदु है, संरेख या असंरेख। मैम सर असंरेख, ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर नहीं थे, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आ गए, तो हम कहेंगे ऐसे बिंदुओं को असंरेख। लेकिन अगर ये सीधी रेखा पे आते जाते तो हम कहते हैं ये संरेख है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो हम कहेंगे ये असंरेख बिंदु है। सिंपल बिंदु की बात करें, सिंपल बिंदु होता है ऐसा। संरेख बिंदु कैसे होंगे, जो बिल्कुल सीधी रेखा में होंगे। और असंरेख बिंदु कैसे होंगे, जो जिसमें रेखा को मुड़ना पड़ जाएगा, अपने रास्ते को मोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, तो असंरेख हो गया। लेकिन अगर सीधी जा रही है, ऐसे जा रही तो ऐसे ही जाए, ऐसी जा रही है तो ऐसे ही जाए, ऐसी जा रही है तो ऐसे ही जाए, तो यहाँ पर होंगे संरेख बिंदु। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो पहला सवाल आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, निम्न में से संरेख बिंदुओं को पहचानिए। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो बिंदु है वो संरेख है। संरेख मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में। तो कौन सा ऑप्शन वो है, वो आपने बताना है। कहां पर, पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। चलिए अभी देखिए और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। संरेख हमने बिंदु, ओके बेटा, अगर दे दिया है तो वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में 13 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, आंसर दे दीजिए। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी क्लास में हो चुके हैं 14 बच्चे। तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। सही होता है गलत होता है बात की बात है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करना सबसे बड़ी बात होती है, इसलिए आंसर देने की कोशिश सभी करेंगे। अभी तक देखिए तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 15 बच्चे क्लास में, सॉरी 14 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जहां पे आपने पोल में आंसर दिया ठीक वहीं पर। बताइए अपना आंसर,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में हमें दिख रहा था, इसलिए संरेख है। इसको देखें तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया तो असंरेख, नीचे गया फिर ऊपर आया असंरेख, और पहले ऊपर फिर आगे फिर नीचे, तो ये भी असंरेख। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो संरेख बिंदुओं से मिलकर बना है। तो करते हैं एक और सवाल, पोल सेक्शन में ही, तो चैट हो चुकी है अभी के लिए ऑफ। और क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन है जो यहाँ पर गलत बोला गया है, जो सही नहीं है उसको आपने ढूंढना है, ठीक है? जो चीज गलत होगी उसको आपने पकड़ के ढूंढना है कि ये चीज गलत है। सुन लेते हैं सारे ऑप्शन। बिंदु टी एल एच संरेख है, पहला ऑप्शन कह रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिंदु टी एल और एच जो है वो संरेख है। देख लिया आप सभी ने टी एल एच, अगर आपको लगता है ये गलत है तो इसको चुन लो, लगता है सही है तो इसको छोड़ दो, ठीक है? पहला चीज टी एल एच संरेख है। दूसरी चीज ए डी एम संरेख है, बिंदु ए बिंदु डी बिंदु एम संरेख है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो देख लिया आपने तीनों बिंदु, अगर आपको लगता है सही है तो इसको छोड़ दो, लगता है गलत है तो इसको पकड़ के रखो, ठीक है? उसके बाद बिंदु टी के एच, बिंदु टी के एच असंरेख है, असंरेख लिखा है, देखो संरेख नहीं लिखा है, टी के एच जो है वो असंरेख है। अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं असंरेख है तो इसको छोड़ दो, लगता है गलत है तो इसको पकड़ के रखो। आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, एस एम के एच, बिंदु एस एम एच के, ये चारों संरेख है। तो अगर आपको लगता है ये ऑप्शन सही है तो इसको छोड़ दो, अगर लगता है गलत है तो इसको पकड़ के रखो। ये चार ऑप्शन थे, इसमें से अब जो भी आपको गलत लगा उसको आपने पोल सेक्शन में जाकर के चुनना है। तो पोल अभी ओपन होने वाला है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है कि टी एल एच संरेख है, दूसरा ऑप्शन है कि ए डी एम संरेख है, तीसरा ऑप्शन है टी के एच असंरेख है, और चौथा ऑप्शन है एस एम एच के संरेख है। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं। सभी कोशिश कीजिए। 13 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया। जो चीज गलत है उसको आपने पकड़ना है, सही चीज है उसको नहीं, ठीक है? उसको नहीं चुनना है, जो चीज गलत है उसको आपने चुनना है। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों ने अपने आंसर्स दे दिए, शाबाश बच्चों। अभी रहते हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दो फटाफट से पोल सेक्शन में, ठीक है? तो अभी कर लेते हैं हम वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम भी है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी को हम चुनेंगे क्योंकि ये गलत है। ये कह रहे हैं कि एडीएम, ए ये है, डी ये है, एम ये है। इन्होंने कहा कि एडीएम जो है वो संरेख बिंदु है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। एडीएम अगर संरेख होते तो ये तो सीधी रेखा में होते, लेकिन ये कैसे है? ये तो पहले ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसको हमने पकड़ के रखना था, इसको हमने जो है वो चुनना था। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सी है वो सही बात है, ये गलत बात नहीं है, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिंदु टी के और एच असंरेख है। तो जी हाँ, दिख रहा है हमें, यह असंरेख है। इसको पहले यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, तो सीधी रेखा तो नहीं बनी। तो ये चीज सही थी कि ये बिंदु असंरेख थे, और पहली चीज भी सही थी, ये भी सही थी, ये भी सही था, बस ऑप्शन नंबर बी गलत था। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को अपना आंसर माना, क्योंकि गलत चीज ही पूछी गई थी, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में। अभी तक जो जो हमने पढ़ा फटाफट से सुन लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। भुजा, कोण, शीर्ष,
और बिंदु। ठीक है, भुजा के बारे में, कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में, बिंदु के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है रेखा, रेखाखंड और किरण। दिखने में ये तीनों बहुत ही सेम लगती हैं, फिर भी इनमें बहुत सारे अंतर होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। रेखा और रेखाखंड तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर हो ही नहीं सकता, लेकिन इनमें अंतर होता है, वही हम जानेंगे कि क्या अंतर होता है। पहले सबके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनके बारे में कहा गया है। सबसे पहले रेखा, हम सभी को पता है कि रेखा को हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं और कहते हैं ये रेखा है, पर रेखा की परिभाषा क्या है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, हिंदी में कैसे समझाएंगे, वो एक बार पढ़ लेते हैं कि संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके रेखा कहलाती है। सबसे पहली बात, कैसे बिंदुओं को जोड़ना है, संरेख बिंदुओं को जोड़ते चले जाना है। ये मेरे संरेख बिंदु हैं, मैं इनको जोड़ती चली जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे एक रेखा मिलेगी। कहां तक इन बिंदुओं को जोड़ना है, तो अनंत तक। अनंत का मतलब कितने बिंदु आपस में जोड़ने हैं, तो अनगिनत बिंदुओं को जब हम जोड़ते चले गए तो हमें हमारी रेखा जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अनंत बिंदुओं को जब हम जोड़ते चले गए तो हमें हमारी रेखा जो है वो मिल गई, तो उसी को कहा जाता है रेखा। जब आप बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ोगे, तो ये जुड़ ही नहीं रहे अच्छे से, एक मिनट, कि बहुत सारे बिंदुओं को जब आप जोड़ोगे, जोड़ते चले जाओगे तो एक सीधी रेखा आपको मिलेगी, उसी को हम कहते हैं रेखा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसी रेखा होती है। ऐसे कि एक रेखा है, और एक तो ये पहली बात कि ये संरेख बिंदुओं से मिलके बनी है, और दूसरी बात ये कि इसको हम बढ़ा सकते हैं यहां से भी और यहां से भी, इसका कभी कोई अंत नहीं होता, ये अनंत होती है। अनंत मतलब रेखा इतनी लंबी है कि इसको हम ना तो माप सकते, ना तो इसको हम गिन सकते, ना इसको हम बता सकते कि कितनी लंबी है, मतलब अनंत तक जाएगी। अनंत का मतलब होता है अनगिनत, या फिर जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनंत। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी रेखा को अगर हमने बनाना हो तो पहले तो एक लाइन खींच लो ऐसे, और उसके दोनों तरफ ऐसे तीर लगा दो, एक तीर इस तरफ को, एक तीर इस तरफ को। इन तीर का मतलब क्या होता है, तो इस तीर का मतलब ये है कि आप रेखा को इस तरफ को भी बढ़ा सकते हो और इस तरफ को भी बढ़ा सकते हो, रेखा दोनों तरफ को बढ़ती चली जाती है, इसका कभी कोई भी अंत नहीं होता। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। दूसरी बात ये कही गई है, अगर आप अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ते चले जाएं तो भी रेखा बन जाती है। अनंत बिंदु मतलब अनगिनत बिंदु, अनगिनत मतलब जिनकी आप गिनती ना कर सको, इतने सारे बिंदुओं को आपने मिलाना है, अनगिनत बिंदुओं को मिलाना है, और उनको मिलाते 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 आपको आपकी रेखा जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बिंदुओं को मिलाते चले गए, ये बहुत सारे बिंदु थे, अनगिनत बिंदु यहाँ पर ये माने जाएंगे। इनको जब हमने मिलाया तो एक रेखा बनती चली गई, और ये अभी यहाँ पर रुकी नहीं है, बल्कि इस डॉट डॉट का मतलब है कि इसको इस तरफ को भी बढ़ा सकते हैं, और इस डॉट का मतलब है कि इसको पीछे को भी बढ़ा सकते हैं, और इस एरो का भी यही मतलब है कि रेखा को यहाँ को भी बढ़ा सकते हो और रेखा को यहाँ को भी बढ़ा सकते हो, इसलिए इसे ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था बस इतना ही, अभी इतना ही बताइए कि आपको यहां तक समझ आया कि रेखा क्या होती है, कैसे बनती है। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, फिर आप बताइएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, मैक्सिमम कितने बिंदुओं से रेखा बनती है, एक से, दो से, तीन मैं से, अनगिनत। अनगिनत से, जिनको हम गिन नहीं सकते उसे कहते हैं अनगिनत। तो अनगिनत बिंदु हैं जिनसे मिलकर के रेखा जो है वो बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, रेखा को हम कहां तक बढ़ा सकते हैं, मैम कहीं तक बढ़ा लो। हाँ, कहां तक बढ़ा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है अनंत। अनंत मतलब जो जिसका कभी कोई अंत नहीं है, आप रेखा को बढ़ाते चले सॉरी जाओगे, मैम। ये बढ़ती चली जाएगी। सॉरी किस लिए, आपने ठीक कहा था बेटा, अनंत उसको कहेंगे हम। ठीक है, कि जहां तक भी उसको बढ़ा लो उसको हम कहेंगे अनंत। ठीक है, तो रेखा कहां तक बढ़ सकती है, रेखा बढ़ सकती है अनंत तक। बस दो बातें याद रखनी है, कितने बिंदु, अनगिनत बिंदु, कहां तक, अनंत तक। इसका मतलब
क्या रेखा का कोई अंत है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या रेखा का अंत है? हाँ या ना? नो मैम। नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि रेखा अनंत तक जा सकती है। अनंत वही होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इट मींस हमारी रेखा का भी कोई अंत नहीं है। आप उसको बढ़ाते जाओ, वो बढ़ती चली जाएगी और वो बढ़ती ही चली जाएगी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, दोनों तरफ से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी रेखा के गुण हम पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। अभी के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।